बॉम्बे में एक घर की अलमारी में महिला के शव के टुकड़े मिले। गली सड़ी हुई लाश प्लास्टिक की थैली में बंद और मृतका की पहचान 55 इयर्स की बीना प्रकाश के नाम में हुई। सनसनीखेज बात यह है कि 24 साल की लड़की ने अपनी 55 इयर्स की मां बीना जैन का 4 महीने पहले मर्डर कर दिया और उसने लाश के कई टुकड़े कर दिए। सिर और धड़ को प्लास्टिक की थैली में बंद करके अलमारी में रख दिया, जबकि हाथ और पैरों को उसने स्टील की एक टंकी में डाल दिया। पूरा मामला ये है कि इतनी निर्दयता से, इतनी बेरहमी से माँ का कत्ल क्यों किया, और इसकी कहानी हम आपको बताएं। इससे पहले प्लीज़ आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी दूसरी कहानियाँ आपके पास जल्दी से पहुँच जाएं। विधवा बीना जैन 55 साल की थी। वह अपनी 24 वर्षीय बेटी रिम्पल जैन के साथ बॉम्बे के लालबाग इलाके में एक चॉल में रहती थी। काला चौकी थाना क्षेत्र में स्थित इस पुरानी चॉल में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और रात के कुछ घंटों को छोड़कर हमेशा यहाँ पे आवाजाही बनी रहती थी। दोनों वहीं पर बीते 8 साल से रह रही थी। उनके बड़े भाई सुरेश कुमार पौरवाल ने उनका खर्चा उठा रखा था। अपने परिवार के साथ दूसरे इलाके में रहते थे। पति की मौत हो जाने के बाद मकान में माँ बेटी को अलग से रहने का इंतज़ाम किया हुआ था। वीना के पति HIV पॉजिटिव थे। इससे वीना भी प्रभावित हो चुकी थी और बेटी रिम्पल की देखरेख में सुरेश बीच बीच में उन्हें मिलने आते रहते थे, लेकिन फ़ोन पर बहन से बात रोज़ाना होती रहती थी। बीच बीच में उनके बच्चे भी अपनी बुआ से मिल लिया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ महीने पहले सुरेश अपनी बहन की सेहत को लेकर चिंतित थे, परेशान चल रहे थे। कारण उनके वीना से फ़ोन पर भी बात नहीं हो पा रही थी और उनका समाचार लेने के लिए वो आते थे, लेकिन घर पर कभी ताला लगा मिलता था, कभी उनकी बेटी उनको बाहर से ही भगा देती थी कि माँ दवाई लेकर लेटी हुई है। इस बारे में उन्हें फ़ोन पर भांजी रिम्पल ने ही बताया। साथ ही उसने अपने मामा से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, माँ की सेहत में सुधार है, दवाइयाँ चल रही हैं। फिर भी सुरेश अपनी बीमार बहन को देखने के लिए बेचैन थे और वो उनके घर गए, लेकिन उन्हें उनकी भांजी ने अंदर नहीं आने दिया। इस तरह से जब कुछ महीने बीत गए तो सुरेश ने अपने छोटे बेटे को भेजा। 14 मार्च 2023 को अपनी बुआ से मिलने के लिए उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया, कॉल बेल भी बजाई, स्विच दबाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसने कुंडी खटखटाई, फिर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से थपथपाया, लेकिन तब भी बाहर नहीं आई। फिर उसने कुंडी तेज़ी से खड़का दी तो रिम्पल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर सिर्फ आधा चेहरा ही दिखाया उसे और उससे बात करने की सहूलियत जैसे हो, इससे बस उससे सीढ़ी नीचे उतर आया और कौन जोर जोर से कुंडी खटका रहे हो। रिम्पल ने भीतर से ही झांका और नाराज हुई और बेरुखी के साथ बोली, दीदी मैं हूँ, मैं सुरेश पौरवाल का बेटा, आपका छोटा भाई। दीदी किशोर उम्र का लड़का एक सांस में बोल गया। और हाँ क्या है, पहचान लिया, बोलो जल्दी बताओ क्या बात है। पूरा दरवाज़ा नहीं खोला। लड़का बोला, दीदी बुआ जी से मिलना है, उन्होंने कुछ सामान देना है, उनको पापा ने दिया है। क्यों मिलना है, क्या देना है, पापा ने भेजा है इसलिए। हाँ दीदी, लड़का मासूमियत के साथ बोला। तुझे और कोई काम नहीं है क्या, स्कूल नहीं जाना है, यही काम पर रह गया है तुम्हें, बुआ से मिलना है, बुआ से मिलना है, ऐसे बोली। रिम्पल ने दरवाजे के भीतर से बोल रही लड़का बाहर सकपकाया हाथ में एक थैला लेकर खड़ा था। रिम्पल ने अपनी बात पूरी की, चलो भाग जाओ यहाँ से, बुआ जी अभी सो रही हैं, जाकर पापा को बता देना, तुम बहुत परेशान हो और तुम लोगों से मिलना है, कहकर परेशान करने के लिए चले आते हैं। रिम्पल ने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और फटाफट उसने कुंडी लगा ली। तेज़ आवाज़ बाहर तक सुनाई दिया। लड़का कुछ देर वहीं खड़ा रहा और आसपास लोगों को आता जाता देख किससे क्या कहे उलझन में था। फिर उसने अपने पिता को फ़ोन लगाया। उसकी रिम्पल से जिस तरह की बात हुई उसने सब अपने पिता को बता दिया। सुरेश भी वहाँ आ गए, उन्होंने भी दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद रिम्पल ने पहले की तरह थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और भीतर से झांक कर डप करके अंदाजे में बोली कि अभी तक गया नहीं। इसी बीच उसकी नज़र मामा पर पड़ी। बोलते बोलते अचानक रुक गई। क्यों, क्या हुआ, बच्चे को क्यों डांट रही हो, पूरा दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो। सुरेश
भी उसे डांटने के अंदाज में बोला। मामा को डांटते देख वह सकपका गई और बोली, जी मामा जी, कोई बात नहीं है, माँ यहाँ है ही नहीं। ये तो कुछ दिन हुए कानपुर चली गई है। पैरों की मालिश करवाने के लिए मैं आपको बताने ही वाली थी, उनको हल्का सा पैरालिसिस का अटैक आ गया था। बेटा, इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे ये बताया भी नहीं तुमने। मैं बहुत गैर जिम्मेदार हूँ। मैं तो पहले भी कई बार आया और तुमने कुछ ना कुछ कहकर मुझे बाहर से ही लौटा दिया। फ़ोन पर भी बात नहीं करवाई, हमेशा बहाने बना देती हो। और तुम्हारे दिमाग में, सुरेश बोले, जाने क्या चल रहा है। रिम्पल भीतर से सुनती जा रही थी, उसके मुंह से सिर्फ हाँ हूँ ही निकल रहा था। सुरेश को कुछ सड़ान सी दुर्गंध महसूस हुई। उन्होंने तुरंत पूछा, भीतर से ये सड़ी बदबू कैसी आ रही है? घर की साफ सफाई ठीक से नहीं करती है क्या? हाँ, खड़ा लड़का बोल रहा था, किसी मरे जानवर, चूहे या बिल्ली की सड़ी दुर्गंध लगती है। भीतर देखना होगा। हाँ हाँ बेटा, चलो भीतर ही चल के देखते हैं। सुरेश बोलते हुए दरवाजे तक पहुँचे। ये सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, तभी रिम्पल ने दरवाज़ा खटखटाकर बंद कर लिया। उनका बेटा कुछ समझ सकता दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन रिम्पल ने दरवाज़ा नहीं खोला। भांजी की इस हरकत से हैरान रह गए। दरवाज़ा पीटते पीटते आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो उन्होंने देखा कि ये भी बताया कि रिम्पल आसपास किसी से भी संपर्क नहीं करती है, कोई बात नहीं करती है। सुरेश वहाँ मौजूद लोगों की बात सुनकर गंभीर चिंता से घिर गए। चौकी थाने गए। उन्होंने SHO को सारा वाक़या विस्तार से सुनाया, अनुरोध किया। तब जाकर शाम हो चुकी थी और 14 मार्च 2023 को SHO पुलिस टीम के साथ बीना के मकान पर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ने की धमकी दी, तब रिम्पल ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही भीतर से सड़े हुए मांस की दुर्गंध तेज़ी से निकली। पुलिसकर्मी और दूसरे लोग तेज़ दुर्गंध से परेशान हो गए। नाक पर रुमाल रखकर उन्होंने कमरे में गए जहां वह अपनी मां के साथ रहती थी। उन्हें घर में अलग अलग जगह गांठ लगे पॉलीथीन रखे मिले। दुर्गंध उन्हीं में से आ रही थी। उसमें मांस के टुकड़े मिले। इसके बाद पुलिस कमरे में रखे सामान को तलाशने लगी। ठीक बाहर एक प्लास्टिक बैग में लाश के टुकड़े मिले, पैक कर अलमारी और बक्से में रखे मिले। कभी हाथ और पैर घर की स्टील की टंकी में पड़ा था। लाश के टुकड़े फ्रिज में भी रखे मिले। रिम्पल अनजान बनती हुई बोली, उसे पता नहीं कि ये किसके हैं। जबकि सुरेश ने लाश पहचान ली। इसकी सूचना SHO को तुरंत उसने दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर DCP प्रवीण मुंडे भी आ गए। उसके बाद रिम्पल को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। काला चौकी पुलिस ने रिम्पल के खिलाफ IPC की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया और इलेक्ट्रिक, मार्बल, कदर, कोयला और सूरी भी मिले। पुलिस ने अनुमान लगाया कि महिला की हत्या के बाद उसके दोनों हाथ और पैर काट दिए गए थे, इसलिए हंसिया, कटर और छोटे चाकू का इस्तेमाल किया गया। मृतक की पहचान जैन के रूप में हुई। वह अपने पति और बेटी रिम्पल के साथ विरार में रहती थी, लेकिन 16 साल पहले ही पति के गुजर जाने के बाद वह लालबाग के इब्राहिम क्रॉस 4 में रहने के लिए आ गई। 5 बहनें थीं। इस तरह मिले लाश के सड़े गले टुकड़े। उनकी पहचान 55 वर्षीय बीना के रूप में हुई। KS अस्पताल भेज दिया गया। टुकड़ों में बटी लाश, उसे काटने के बरामद औजार सभी दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की याद ताज़ा कर दिया। फ़र्क इतना था कि वे टुकड़े एक अधेड़ महिला के थे जिसकी मौत और इस तरह से बेखौफ मंजर तक पहुंचने की जांच जारी है। हत्या और घटनास्थल पर उसके साक्ष्यों को छिपाने और मिटाने की शुरुआती अंगुली रिम्पल पर ही उठी। पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो रिम्पल ने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में सभी कुछ उसने बता दिया और मनोचिकित्सक की मदद ली गई। इस वारदात के बारे में पुलिस ने मृतिका के नज़दीकी परिजनों, सुरेश कुमार और पड़ोसियों से भी पूछताछ किया। सिलसिले में पता चला कि रिम्पल के कदम बहक गए थे। रिम्पल जैन का प्रेम प्रसंग एक नहीं बल्कि 2 युवकों के साथ चल रहा था। इसी बात को लेकर उसका अपनी माँ से अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसी कारण से रिम्पल ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। हालांकि उसने अपने मामा और पुलिस को इस बारे में अलग अलग कहानी सुनाई थी। पुलिस को बताया कि उसकी बहन बीना ने आखिरी बार 26 नवंबर 2022 को उनके घर पर मुलाकात हुई थी। उसके बाद रिम्पल उन्हें बीना से मिलने से
रोकने के लिए अलग अलग बहाने बना देती। कई बार उसने कहा कि अभी वह बाहर गई हुई है और कभी कहती कि कहीं गई है, कभी सो रही है। इसके बाद उन्होंने 2 लोगों की मदद से ऊपर पहले तल के कमरे में पहुंचा दिया था। रिम्पल ने यह भी बताया कि उस रोज़ माँ जीवित थी, बाद में उसकी मौत हो गई। मौत कैसे हुई, कब हुई, इस बारे में रिम्पल को सही जानकारी नहीं थी। उसने रोज़ सुबह उन्हें मृत पाया। पूछताछ हुई तो उसने सिर्फ ये बताया कि जब भी मैं उससे मिलने जाता था तो वो रूम फ्रेशनर स्प्रे किया करती थी। माँ ना दिखने के लिए उसने पूछा तो उसने बताया कि माँ कहीं गई है और उसे जल्दी से जल्दी भेज देती थी। तलाश के लिए यूपी पुलिस उसकी तलाश के लिए पुलिस ने एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी समेत रिम्पल के संपर्क में रहे 6 लोगों से पूछताछ की। इसमें कईयों से वीना की मौत को लेकर चौंकाने वाली जानकारी मिली। उनमें कुछ एक दूसरे से मेल खाती थी, विरोधाभास भी था। वहीं चाइनीज़ भोजनालय का एक कर्मचारी जैनियों के ठीक बगल वाले कमरे में रहता था। उसने पुलिस को बताया कि 27 दिसंबर 2022 की सुबह हम दूसरे कर्मचारी के साथ सो रहे थे। उस समय हमारा एक साथी बाहर गया था तो वह वापस नहीं लौटा। तब हमें बताया कि पड़ोस की आंटी नीचे गिर गई है। तब हम सब मदद के लिए पहुंचे। रिम्पल की मदद करते हुए आंटी को उठाकर उसके घर ले गए तो उसके निशान भी मिले। पुलिस को यह भी बताया कि वक्त आंटी एकदम शांत थी, सांस भी नहीं ले रही थी। रिम्पल से पूछा कि आंटी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। रिश्तेदारों को भी सूचना दी गई, लेकिन उसने उसकी बातें अनसुनी कर दी। सबको वहाँ से हटा दिया गया। रिम्पल सबसे बोली कि वह खुद मैनेज कर लेगी। अपनी माँ के गिरकर जख्मी होने और पड़ोसियों के कहने पर भी उसके उपचार में अनदेखी करती रही और पुलिस को बताया तो घबरा गई, क्योंकि माँ के गिरने के कारण कमरे में जाते जाते ही उसकी सांस जल्दी बंद हो गई थी। शायद ऐसा गिरने के कारण हुआ होगा। रिश्तेदार मुझे इसके लिए दोषी ठहराएं, इसलिए मैंने जल्दबाजी में उनके टुकड़े कर दिए और मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने लाश को टिकाने लगा दिया।